बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, डेंटल अमलगम को स्टार्ट करने लगे हैं। आपको पता है कि हमारा डीएम सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन हमने हाफ बुक कवर कर ली है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डेंटल अमलगम को स्टार्ट करेंगे। तो बेटे, आपने इसमें ओवरव्यू देख ले। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी, हिस्ट्री, बेसिक, कॉम्पोजिशन, क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चर। हिस्ट्री आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने खुद एक दफ़ा रीड कर लेना है। अब मैं आपको डेंटल अमलगम पढ़ाने जा रही हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम, डेंटल अमलगम पढ़ाने से पहले हमें ये बता दें, ये अमलगम किस बला का नाम है, ये है क्या? अमलगम तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ये कोई चीज़ है, ये है क्या? मैंने कहा बेटे, ये जो है ना, ये एक एलॉय है। ठीक है, ये क्या है? एक एलॉय है। अब आपने कहा है कि मैम ठीक है, एलॉय है, लेकिन ये एलॉय इसमें ये एलॉय किन से मिलकर बनता है? तो मैंने आपसे कहा कि बेटे, ये एलॉय है किसका? मरकरी का और मेटल्स का। मरकरी होगा इसमें, मरकरी के साथ कोई भी मेटल्स कोई दूसरे मेटल जब हम ऐड करते हैं तो जो एलॉय की फॉर्मेशन होती है उसे हम अमलगम कहते हैं। लाइक मरकरी के साथ जब आप टिन को मिक्स करते हैं तो एक एलॉय की फॉर्मेशन होगी ना। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिलकर क्या किसकी फॉर्मेशन करती है? एलॉय की। तो जब मरकरी आपने इसमें रखना है, मरकरी के साथ या तो आप टिन, तो ये एक अमलगम हो जाएगा, या मरकरी के साथ आप सिल्वर रख लें। ठीक है, मतलब मरकरी और दूसरे मेटल्स का जो एलॉय है वो अमलगम है। मरकरी इसमें होगा ही होगा, और मरकरी के साथ कोई भी दूसरे मेटल जब आप इसमें मिक्स करेंगे और एलॉय की फॉर्मेशन करेंगे तो वो अमलगम है। मतलब अमलगम क्या है? एक एलॉय है। किसका? मरकरी और दूसरे मेटल्स का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। वाइवा में आपसे पूछेंगे कि बेटे अमलगम क्या है, आप बोलेंगे सर, अमलगम जो है एक एलॉय है मरकरी और मेटल्स का, मरकरी विद अदर मेटल्स। ठीक है, दूसरे मेटल्स का। तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं हो गई। ठीक है, जिस तरह से मैंने समझाया। तो अब मैं बार बार अमलगम ही बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एलॉय है मरकरी और अदर मेटल्स का। वो मैंने आपको बता दिया, आपने अपने माइंड में फ़िक्स कर दिया कि भाई अमलगम क्या है। अब मैं बार बार अमलगम ही बोलूँगी, तो आपको पता होना चाहिए अब अमलगम हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हम अमलगम यूज़ करते हैं, क्या वजह है, अमलगम क्या है, एलॉय मतलब क्या वजह है कि हम इस अमलगम को यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेटे, क्योंकि ये सस्ता होता है, आसानी से यूज़ किया जा सकता है, और इसके जो है प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे फेमिलिटी भी है, और ये रेज़न फ्री है। सबसे अच्छी बात इसकी कि ये रेज़न फ्री है। अब आप बोलेंगे कि क्यों, रेज़न में ऐसी क्या ख़राबी है कि हम रेज़न फ्री लाइक अमलगम को यूज़ कर रहे हैं? बेटे, रेज़न जो है ना, ये एलर्जी कॉज करता है। लाइक कंपोजिट, जब आप मैं पढ़ाऊँगी, कंपोजिट वाला चैप्टर आपका रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें रेज़न यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना पेशेंट वो अपनी परेशानी लेकर आते हैं, अपनी कंप्लेन लेकर आते हैं कि भाई एलर्जी हो रही है हमें, और हम समझ जाते हैं क्योंकि रेज़न की वजह से ये एलर्जी होती है। तो बेटे, क्योंकि ये अमलगम रेज़न फ्री है तो इस वजह से ये लेस एलर्जी देन कंपोजिट। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट में क्या होते हैं? रेज़न होते हैं। ठीक है, तो ये बीसीक्यू पॉइंट है, ये आपका वाइवा पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको अमलगम का बता भी दिया कि अमलगम क्यों ज़रूरी, हम क्यों यूज़ करते हैं, अमलगम क्या होता है। अब आपने कहा कि अच्छा, अमलगम में कौन से उसकी जो है इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है अमलगम में। तो अब मैं आपको बता रही हूँ बेटे, बेसिक जो है ना, जो बेसिक है, जो बुनियादी है, वो क्या है? सिल्वर है। ठीक है, आपने याद रखना है कि क्या है? सिल्वर है, और दूसरा क्या है? टिन है। ठीक है, और क्या है? कॉपर है, और क्या है? मरकरी है। ये आपके बेसिक है, ये होने ही होने हैं। ठीक है, और जो दूसरे अदर आ जाते हैं उसमें क्या है? जिंक है, और क्या है? इंडियम है, और पैलेडियम है। ठीक है, कि अदर्स में आ जाते हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, आपको पता चल गए। अब जो मैंने यहाँ पे बेसिक के बताए ना, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ में बताऊँगी कि भाई ये जो बेसिक में कह रही हूँ कि ये बुनियादी इनके इंग्रेडिएंट हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कह लें, तो इनका फंक्शन भी होगा। लाइक सिल्वर का कोई ना कोई फंक्शन होगा अमलगम में। ये क्या दे रहा है, ये अमलगम में क्या रोल प्ले कर रहा है सिल्वर, इस तरह से टिन क्या रोल प्ले कर रहा है, कॉपर क्या रोल प्ले कर रहा है, मरकरी का क्या रोल है इसमें। ठीक है, तो इनके रोल में अब वन बाय वन आपको बताऊंगी, और सेम जो मैंने अदर में जिंक, इंडियम, पैलेडियम बताया है, इनके भी रोल बताऊंगी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देते हैं। ठीक है, इनको यूज़ करने से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिल सकती है हमें। ठीक है, तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले हम सिल्वर को देखते हैं। तो बेटे, सिल्वर जब भी अमलगम में होता है ना, तो ये इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ को। तो जितना ज़्यादा सिल्वर होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ को, अमलगम की स्ट्रेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा, क्योंकि सिल्वर क्या करता है? स्ट्रेंथ को बढ़ाता है।
और साथ साथ एक्सपेंशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो जब भी आप सिल्वर को यूज़ करेंगे अमलगम में, अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कॉज होगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर आपने ज़्यादा डाला है। ठीक है, तो सिल्वर का काम ही है कि स्ट्रेंथ देता है और एक्सपेंशन देता है ज़्यादा। अब टिन का क्या है, उसको हम क्यों डालते हैं बेटे? टिन जो है ना वो डिक्रीज़ करता है एक्सपेंशन को। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन को कम करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने सिल्वर बहुत ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि आपने तो स्ट्रेंथ के लिए डाला होगा कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए अमलगम की। ठीक है, और साथ साथ उसका एक ये है कि वो एक्सपेंशन भी ज़्यादा कर रहा है, तो खुद सोचे ज़्यादा एक्सपेंशन होगी फिर तो हमारे लिए मसला हो जाएगा ना। फिर हम साथ में टिन डाल देते हैं। अब टिन क्या करेगा? टिन जो एक्सपेंशन है ना उसको कम करता है, हमें पता है कि टिन का काम ये है, तो इस वजह से हम टिन को भी डाल देते हैं साथ में, कि जो एक्सपेंशन ज़्यादा हो रही है सिल्वर की वजह से, वो टिन जो है वो उसको कम कर देगा। तो टिन का काम ही है कि डिक्रीज़ एक्सपेंशन। ठीक है, और डिक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ को भी, ये स्ट्रेंथ को भी डिक्रीज़ करता है, तो ये भी इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। इंक्रीज़ करता है सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। ठीक है, ये टिन का रोल है। ठीक है, तो साथ साथ जो मैं बता रही हूँ उसको याद रखिएगा, ये वाइवा में पूछ सकते हैं और आपको पता होनी चाहिए, BCQs में भी आ सकते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि सिल्वर क्या रोल प्ले कर रहा है, टिन क्या कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है। अच्छा, अब कॉपर क्या रोल प्ले कर रहा है बेटे? ये जो है ये क्या करता है? ये टाइट्स अप करता है टिन को। ठीक है, मतलब जो टिन है ना, जो ऊपर आपने टिन पड़ा, उसको जो टाइस अप करता है ना, वो ये कॉपर करता है। किस तरह से? ये क्या करता है? रिड्यूसिंग करता है गामा 2 फॉर्मेशन को। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि बेटे ये टिन को क्या करता है? टाइस अप करता है टिन को। तो आपने कहा कि मैम किस तरह से ये टाइस अप करता है टिन को? मैंने कहा बेटे वो इस तरह से, क्योंकि ये जो गामा 2 की फॉर्मेशन है ना उसको कम से कम करता है। अब आप बोलेंगे मैम ये गामा 2 क्या है? क्योंकि अभी तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ गामा 2 में क्या होता है। गामा 2 का फॉर्मूला जो होता है, जो वो क्या होता है? मरकरी और टिन होता है। ठीक है, मरकरी और टिन है। ठीक है, तो अब इसमें टिन आ रहा है ना, मरकरी और टिन को, इन दोनों का हम गामा 2 फेस कहते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगी। तो जब ये टिन को टाइज अप किस तरह से करता है कि जो गामा 2 की फॉर्मेशन है ना इसको कम कर देगा। जब इसको कम करेगा तो खुद सोचे गामा 2 में क्या है? टिन है ना, तो टिन है, तो इस वजह से तो ये टाइप का कर रहा है टिन को। ठीक है, अब समझ आ गई? तो जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इस तरह से आपने समझ लिया तो ये इस चैप्टर में ना तो आपको वाइवा में कोई परेशानी होनी है, ना कोई BCQs में, ना किसी EMQ में। जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है कि आपको इस तरह से कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, वरना हमें तो ऐसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया, बस स्लाइड देखते थे और एकदम गायब होती थी। ठीक है, इस तरह से आपको पता ही होगा बाकी। अच्छा, और सेकंड जो है कॉपर क्या करता है? ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है सेम सिल्वर की तरह। ठीक है, और रिड्यूस करता है टार्निश एंड कोरोजन को। ठीक है, जो टार्निश और कोरोजन आ जाती है उसको कम से कम करता है कॉपर। ठीक है, और रिड्यूस करता है किसको? क्रीप को। ठीक है, और रिड्यूस करता है किसको? मार्जिनल डिटोरिएशन को। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा। अब ये सारी टार्निश क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, क्रीप क्या होता है बेटे, ये बताने बैठ गई ना मैं, तो फिर तो मेरा ये लेक्चर यहीं रुक जाएगा। इसके लिए आपने देखना है चैप्टर 2, उसमें A to Z ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। मैंने आपसे कहा था कि डेंटल मटेरियल की बुक अगर आपने पढ़नी है ना तो पहले वो चैप्टर देख लें, चैप्टर 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेंटल मटेरियल, उसमें प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो आपको चैप्टर, हाँ, क्योंकि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई टर्म यूज़ हुई होगी, तो वो अगर आपने चैप्टर 2 ही नहीं पढ़ा तो बेटे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर का भी मैंने बता दिया। अब मरकरी क्या करता है बेटे? मरकरी जो है ना ये एक्टिवेट करता है रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करता है, रिएक्शन को तेज़ करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, एक्टिवेट करवाता है कौन? मरकरी। ये बात याद रखना। ओनली प्योर मेटल डेट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ जो प्योर मेटल होती है ना मरकरी की, वो ही लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। और ये जो है क्या होते हैं? स्पेरिकल एलॉय होते हैं। स्पेरिकल एलॉय जो है ना उसमें, मतलब जो स्पेरिकल एलॉय होते हैं, सॉरी, जो स्पेरिकल, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे आगे के एलॉय स्पेरिकल भी होते हैं, एडमिक्स भी होते हैं, तो ये वो 2 टाइप्स लिखी हुई है। मरकरी का मैंने बता दिया कि ये एक्टिवेट करता है रिएक्शन को, और प्योर मेटल जो है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, यही 2 इसके काम है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बेटे स्पेरिकल एलॉय भी होते हैं और एडमिक्स एलॉय भी होते हैं। अब स्पेरिकल एलॉय में मरकरी का कंटेंट कितना होता है बेटे? स्पेरिकल एलॉय में ना हमें कम से कम मरकरी चाहिए होता है, ये बात याद रखेगा कि स्पेरिकल एलॉय में हम मरकरी जो है रिक्वायर्ड होता है ना वो कम होता है, जबकि
एडमिक्स एलॉय में हमें मरकरी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और स्फेरिकल एलॉय में जो है ना स्मॉलर सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और स्मॉलर सरफेस एरिया होगा, खुद सोचे तो वो इजी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। जब छोटा सरफेस एरिया होगा तो इजी आसानी से वेट हो जाएगा। जबकि एडमिक्स एलॉय में क्या होता है कि लेथ कट पार्टिकल जो होते हैं ना वो बहुत मुश्किल से वेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया काफ़ी क्रिटिकल होता है तो वो बहुत मुश्किल से वेट होते हैं। जो एडमिक्स एलॉय में लेथ कट पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, तो उसमें जो लेथ कट पार्टिकल होते हैं, आपकी बुक में डायग्राम भी होगी, यहाँ पे भी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो लेथ कट पार्टिकल को बहुत मुश्किल होता है वेट करना, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। स्फेरिकल एलॉय में सरफेस एरिया कम होता है तो वो आसानी से वेट हो जाता है। 40 to 45% इसमें मरकरी होता है, ठीक है, खुद, और इसमें देखिए 45 से 50% मरकरी एडमिक्स में। तो एडमिक्स में मरकरी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जबकि स्पेरिकल में कम होती है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिए पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट थे, आगे जब हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जो अदर इंग्रेडिएंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइक जिंक, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। मीन जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है, उस एलॉय को, तो ये तब यूज़ होता है। ये क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है ऑक्सीडेशन को ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट है लाइक टिन है, सिल्वर था, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन है ना उसको क्या करता है, कम से कम करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्रिफिशियल एनोड होता है, ठीक है, मतलब ये सेक्रिफिशियल एनोड मतलब ये सेक्रीफाई करता है, ठीक है, डिक्रीज़ करता है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है इसका कि ऑक्सीडेशन को डिक्रीज़ करता है मेटल एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, टिन, मरकरी, ठीक है। तो इस वजह से ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ही यूज़ होता है। अच्छा, ये क्या करता है, सेकंड चीज़ इसमें क्या है कि ये प्रोवाइड करता है बेटर क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, बेटर क्लिनिकल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। किस तरह से, लेस मार्जिनल ब्रेकडाउन, जो मार्जिनल ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, उसको कम से कम करेगा, ठीक है। और कॉजेज डिले एक्सपेंशन विद लो कॉपर एलॉय, और ये क्या करेगा, कॉज करेगा डिले एक्सपेंशन लो कॉपर एलॉय। अगर आप अब लो कॉपर एलॉय, आगे मैं आपको बताऊंगी, लो कॉपर एलॉय होते हैं, हाई कॉपर एलॉय होते हैं, जिसमें कॉपर का कंटेंट ज़्यादा होता है वो हाई होते हैं, जिसमें कॉपर का कंटेंट लो होता है वो लो कॉपर एलॉय होते हैं। तो बेटे जो लो कॉपर एलॉय में जो डिले करता है ना एक्सपेंशन को, वो यही जिंक करता है। तो ये BCQs में आ सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं, BCQs में तो आएगा कि भाई डिले एक्सपेंड, ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिले करता है एक्सपेंशन, जो लो कॉपर एलॉय का जो डिले करता है एक्सपेंशन वो यही जिंक करता है, ठीक है। ये कंटेमिनेटेड विद मॉइस्चर ड्यूरिंग कंडेंसेशन, ये क्या हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है मॉइस्चर के साथ जब हम उसकी कंडेंसेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी, ठीक है। इसको याद भी रखना है, सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ हर एलिमेंट की नहीं मेमोराइज की तो आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि भाई क्या काम है इसका, करता क्या है। सिल्वर अगर डाला है, ज़्यादा डाला है, तो अब ये क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा स्ट्रेंथ को। इस तरह से आपको सारी चीज़ें फिर आप खुद जज करके बता सकते हैं। जैसे कैरिंग प्रॉपर्टीज़ याद रख लो। इंडियम क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है सरफेस टेंशन को, जो सरफेस टेंशन होती है उसको कम करता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि अमाउंट ऑफ मरकरी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो नेसेसरी है ना अमाउंट ऑफ मरकरी के हमें वही ज़्यादा चाहिए, तो वो कम हो जाता है, ठीक है, वो कम हो जाता है। और जो इमिटेड मरकरी वेपर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इस तरह से खुद सोचे, जब मरकरी का कंटेंट कम होगा तो इन्वायरमेंट में जो मरकरी वेपर्स होंगे वो भी कम हो जाएंगे ना, तो ये तो एक अच्छी बात है। तो ये क्या करता है इंडियम, ये डिक्रीज़ करता है सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करने से दो फ़ायदे मिलते हैं कि जो मरकरी की अमाउंट हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है वो कम हो जाती है, और साथ में जो मरकरी वेपर है वो भी कम हो जाते हैं, जाहिर सी बात है मरकरी के साथ। और साथ साथ ये रिड्यूस करता है क्रीप को और मार्जिनल ब्रेकडाउन को, जो मार्जिन ब्रेक हो जाते हैं उसको कम करता है, और जो क्रीप है उसको कम करता है, ठीक है। इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है, अच्छी बात है। ये सारी इसकी अच्छी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मस्ट बी यूज इन एडमिक्स एलॉय। अच्छा, एंडियम को हम यूज़ कर सकते हैं एडमिक्स एलॉय में। एडमिक्स एलॉय क्या होता है अभी इससे पहले ही बताया, और आगे भी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है ये क्या है, एंडोस्पर्स दी है, ठीक है। तो इस एंडोस्पर्स में जो है 5% एंडियम होता है, इसकी एग्जांपल दी है, तो बस इसको याद रखे तो रख ले, वरना ज़रूरी नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है, एग्जांपल का मैंने कहा है।
अच्छा, पैलेडियम क्या करता है बेटे, ये रिड्यूस करता है कोरोजन को, ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट करता है, ग्रेटर लस्टर चमक लाता है, ठीक है। और बस ठीक है, बाकी ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको छोड़ दें। अच्छा, अब आते हैं हम कि जो सिल्वर मरकरी मैट्रिक्स होता है ना, सिल्वर और मरकरी का जो मैट्रिक्स है, सिल्वर और जो मरकरी का मैट्रिक्स है ना, ये क्या काम करता है, इसमें ना ये कंटेन करता है फिलर पार्टिकल और सिल्वर टिन। मतलब इसमें फिलर पार्टिकल होते हैं किसके, सिल्वर और टिन के। सिल्वर और टिन के क्या होते हैं, फिलर पार्टिकल होते हैं, जो कि ब्रिक्स का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो सिल्वर टिन के पार्टिकल जो है, जो कि फिलर का काम कर रहे हैं, मतलब ब्रिक्स का काम कर रहे हैं, लाइक आपको ये दीवार भी नज़र आ रही है, ठीक है, तो इसे हम गामा कहते हैं, ठीक है। और ये वेरियस शेप के हो सकते हैं, ये इर्रेगुलर भी हो सकते हैं। लेथ कट पार्टिकल्स मैंने आपको शुरू में बताए थे ना कि लेथ कट पार्टिकल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेटे लेथ कट पार्टिकल्स का क्या मतलब है, इर्रेगुलर पार्टिकल। आप अपनी मेकअप की बुक खोलेंगे ना, वहाँ पे आपको इर्रेगुलर पार्टिकल की डायग्राम दी होगी, नीचे मेंशन होगा लेथ कट पार्टिकल। और स्पेरिकल पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, मतलब स्पेरिकल और लेथ कट मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक्स इसका होता है सिल्वर और मरकरी, जो सिल्वर और मरकरी का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम गामा 1 कहते हैं, ठीक है, जबकि टिन और जो मरकरी होता है उसको हम गामा 2 कहते हैं, ठीक है। गामा 1 जो होता है वो सीमेंट का काम करता है, लाइक जो बीच में ये जो ब्रिक्स है ना, ये तो आपको पता है कि ये सिल्वर टिन है, ये गामा है, और इनके दरमियान जो मैं सीमेंट लगाऊंगी, ये सीमेंट इनके दरमियान वाइट लगा हुआ है, ये क्या है, ये सिल्वर और मरकरी है, ठीक है। और जो वाइट्स हैं वो टिन और मरकरी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। पता है मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉम्पोजिशन है। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ बेटे, मैंने आपसे ये कहा कि जो मैट्रिक्स होता है ना सिल्वर का और मरकरी का, उसमें जो एज आ फिलर यूज़ होता है, जो एज आ फिलर पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं ना, वो क्या होता है, वो सिल्वर और टिन होता है। सिल्वर और टिन को हम एज आ फिलर ब्रिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, लाइक ये ब्रिक्स नज़र आ रही है आपको ब्लैक करेगी, ठीक है। तो इस सिल्वर और टिन को जो हम एज आ फिलर कंटेन, ठीक है बेटे। तो इसमें बस आपने ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखिए जो फिलर जो है ना, मतलब ये जो ब्रिक्स है, इसमें जो ये जो ब्रिक्स है, ये इसमें ये कौन सा फेज़ है, ये गामा फेज़ है। और गामा फेज़ को किससे डिनोट करते हैं हम, सिल्वर और टिन से। ये आपको नज़र आ रहा है सिल्वर और टिन, ये गामा फेज़ है, जो कि ब्रिक्स है ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप समझ लें कि जो ब्रिक्स है ये गामा फेज़ है। और गामा फेज़ कौन सा फेज़ होता है, सिल्वर और टिन का। और ये मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं, आप देख रहे हैं कि एक लंबा है, दूसरा छोटा है ब्रिक, एक दरमियाना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ शेप के हो सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लेथ कट जिसमें इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है, इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं, स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी बुक में डायग्राम्स भी होगी, और कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रिक्स का बता दिया कि ये कौन सा फेज़ है, ये गामा फेज़ है। ओके, कौन सा गामा फेज़ को क्या कहते हैं, सिल्वर टिन फेज़ कहते हैं, ये आपने पता होना चाहिए ये। उसके बाद जो मैट्रिक्स है, मीन जो सीमेंट का काम कर रहा है, अब ये जो ब्रिक्स है, ठीक है, अब इसको मैंने रख दिया, अब मुझे एक दीवार खड़ी करनी है, तो अब ये ब्रिक्स के दरमियान में क्या डालूंगी, सीमेंट डालूंगी। ये वाइट नज़र आ रहा है आपको, ये ब्रिक्स के बिटवीन ये आपको वाइट नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये सीमेंट लगा हुआ है। तो बेटे ये सीमेंट मीन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए मुझे सीमेंट का यूज़ करना है, तो उस सीमेंट को गामा 1 फेज़ कहते हैं। और वो कौन सा फेज़ है, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो दीवार खड़ी करके बताइए ना कि इस तरह से होता है मेन। तो मैट्रिक्स में जो सीमेंट का काम करता है वो कौन सा होता है, सिल्वर और मरकरी फेज़, जिसे हम गामा 1 फेज़ कहते हैं। तो आगे जब मैं बोलूँगी ना कि गामा 1 फेज़, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा गामा 1 फेज़ का मतलब है कि सिल्वर मरकरी फेज़, ठीक है। तो सिल्वर मरकरी फेज़ एज अ सीमेंट काम कर रहा है बिटवीन ब्रिक्स, ठीक है। और अगर मैं आप आगे बोलूँगी गामा फेज़, तो आपको पता होना चाहिए गामा फेज़ मैम ने बताया था कि सिल्वर टिन फेज़ होता है, जो एज अ ब्रिक्स काम कर रहा होता है, ठीक है। और इनके दरमियान जो सीमेंट है, जो उनको जोड़ने का काम करती है, वो गामा 1 फेज़ है, जो कि सिल्वर मरकरी फेज़ है। और टिन मरकरी फेज़ को गामा 2 फेज़ कहते हैं, ठीक है। और ये वॉइड्स एज अ वॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया। अब आगे मैं अब बार बार ये नहीं बोलूँगी कि गामा 1 फेज़ सिल्वर मरकरी है, गामा 2 जो है टिन मरकरी है, गामा फेज़ जो है वो सिल्वर टिन है। आप आगे मैं बार बार बोलूँगी ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रख लें, ठीक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का कि भाई अब मैंने आपको यहाँ पे फेज़ के नेम भी बता दिए कि भाई 3 फेज़ होते हैं, गामा 1 गामा 2। गामा कौन सा होता है, सिल्वर टिन। गामा 1 कौन सा होता है, सिल्वर मरकरी,
ठीक है, और गामा टू टिन मरकरी होता है। अब गामा फेज जो है जब ब्रिक्स काम कर रहा है, उनके दरमियान जो मैं सीमेंट डालूंगी, ठीक है, जो दीवार को खड़ी उस ब्रिक्स को जोड़ने का काम करेगी, तो वो कौन गामा वन फेज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और आई होप आपको समझ आ गई हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। अब आता है हमारा स्टार्ट होता है कि भाई अब जो है कॉन्वेंशनल लो कॉपर एलॉय होते हैं। ठीक है, लो कॉपर जिसमें कॉपर की क्वांटिटी कम होती है। कॉपर का क्या काम है, क्या रोल है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय जिसमें कॉपर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसे हाई कॉपर एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय कहते हैं। सिंगल कॉम्पोजिशन हाई कॉपर एलॉय। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, कन्वेंशन लो कॉपर एलॉय के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बेटे डिसोल्यूशन एंड प्रिसिपिटेशन होती है। मरकरी जो है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सिल्वर में और टिन में, और इस तरह से फॉर्म करता है क्या, एलॉय की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो मरकरी है ना, अब ये किस में डिसॉल्व हो गया, सिल्वर में और टिन में, और किसकी फॉर्मेशन कर दी, एलॉय की फॉर्मेशन कर दी। देखेंगे सिल्वर टिन एलॉय बन गया। आप बताएं जल्दी से ये कौन सा फेज़ है, कमेंट करके बताएं सिल्वर टिन एलॉय कौन सा फेज़ है। सिल्वर टिन फेज़ जो है ये कौन सा फेज़ है, मतलब सिल्वर टिन एलॉय बन गया। ठीक है, ये एलॉय बन गया फेज़, चलो मैं बाद में पूछूंगी। ठीक है, अब देखिए सिल्वर टिन एलॉय थे और मैंने मरकरी को मिक्स किया, तो मरकरी इसके साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, जब मरकरी मिक्स होगा तो ये सिल्वर मरकरी फेज़ बनाएगा, उस तरह से टिन के साथ मेरे को तो टिन मरकरी फेज़ बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एलॉय की फॉर्मेशन होगी और इंटरमेटेलिक कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जब फॉर्म हुआ तो उसकी इक्वेशन यहाँ पे नीचे मेंशन है और आप देख रहे हैं। आपने क्या किया, सिल्वर और टिन का एलॉय लिया, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये सिल्वर और टिन का एलॉय था और हमने इसमें मरकरी मिक्स कर दिया। ठीक है, रिएक्शन ऐसे ही शुरू हुआ था ना, तो देखें सिल्वर टिन, और ये कौन सा फेज़ है जल्दी से बताएं, ये गामा है, तो इसको यहाँ पे गामा लिख सकते हैं। और देखिए मरकरी को हमने इसके साथ मिक्स किया था। ठीक है, तो इस तरह से जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या बना, ये क्या बना, मरकरी और टिन, जिसे हम सिल्वर और मरकरी फेज़ बना, और क्या बना, टिन और मरकरी। सिल्वर और मरकरी फेज़ को हम गामा वन फेज़ कहते हैं। ठीक है, और टिन और मरकरी फेज़ को गामा टू फेज़ कहते हैं। और ये क्या है, मरकरी और टिन, जो कि गामा फेज़ है, मतलब गामा फेज़ भी हमें दोबारा से मिला है और गामा वन फेज़, गामा टू फेज़। तो ये हमारा कन्वेंशन लो कॉपर एलॉय है, जिसकी मैंने आपको इक्वेशन करके रिएक्शन करके समझा भी दिया और डायग्राम भी बता दिया। इसमें क्या होता है, सिंपल मरकरी डिज़ोल्व हो जाता है सिल्वर और टिन एलॉय के साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया भी, और जब वो डिज़ोल्व होगा तो वो गामा फेज़ की फॉर्मेशन करता है, गामा वन फेज़ की फॉर्मेशन करता है, और गामा टू फेज़ की फॉर्मेशन करके इंटरमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है बेटे, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब वन बाय वन मैं आपको फेजेस के बारे में बताती हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा फेज़ नज़र आ रहा है, गामा टिन का, सॉरी ये सिल्वर और टिन फेज़ है, मतलब ये कौन सा फेज़ है जल्दी से बताइए, ये गामा फेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके लिए छोड़ा था कि आप बताएं कि ये कौन सा फेज़ है। तो बेटे ये जो है ना अनरेक्टेड एलॉय है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ है, जो कि कोरोड होता है लीस्ट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ है और अनरेक्टेड है, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, और ये फॉर्म करता है 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेट अमलगम। कितने परसेंट वॉल्यूम फॉर्म करता है, 30%। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ये BCQs आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, गामा है, गामा वन है, गामा टू है। तो आपको पता होगा कि गामा फेज़ जो कि सिल्वर और टिन फेज़ होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ है, क्योंकि वो कोरोड होता है एटलीस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो अब इसमें सेम इक्वेशन वही वाली दी है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई भी है। ठीक है, कि वही पार्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन तो सेम ही आएगी। गामा फेज़ मैंने बता दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ या अनरेक्टेड है। अब ये गामा वन जो कि क्या है, सिल्वर मरकरी है। अब ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर अनरेक्टेड एलॉय, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये क्या है, अनरेक्टेड एलॉय है एंड सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ है। तो अब आपके पास BCQs आएगा कि भाई सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, तो आपने बताना है कि गामा वन फेज़ है। ठीक है, अब गामा वन फेज़ या सिल्वर मरकरी, गामा वन फेज़ कौन सा है, सिल्वर मरकरी फेज़, वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ है। फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन था, सिल्वर टिन, जो कि गामा फेज़ था, और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फेज़ कौन सा है, गामा वन सिल्वर मरकरी। ठीक है, 10 माइक्रोग्रेन बाइंडिंग गामा। ठीक है, 60% वॉल्यूम, ये कितने परसेंट वॉल्यूम बनाता है, 60% वॉल्यूम फॉर्म करता है, जबकि गामा 30% वॉल्यूम कर रहा था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा गामा टू फेज़ कौन सा है, टिन और मरकरी का। ठीक है,
ये जो है वीकेस्ट और सॉफ्टेस्ट फेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये BCQs में वाइवा में पूछते हैं कि भाई वीकेस्ट फेस कौन सा है, तो आपने बताना है गामा-2 फेज। अब वो गामा-2 फेज कौन क्या कहलाता है, आपने कहना है कि टिन मरकरी फेज वीकेस्ट और सॉफ्टेस्ट फेज है। ठीक है, इसी ईजीली ये कोरोड हो जाता है, बहुत तेज़ी से कोरोड हो जाता है, वाइट फॉर्म्स हो जाते हैं, कोरोजन उसमें हो जाती है। ठीक है, और ये करता है मोर गामा के साथ। ठीक है, 10% वॉल्यूम, ये कितने परसेंट वॉल्यूम बनाता है, 10% वॉल्यूम, सबसे कम। वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है जैसे ही कोरोजन, जाहिर सी बात है कोरोजन बहुत तेज़ी से इसमें होती है क्योंकि वीक फेस है। ठीक है, तो जैसे ही कोरोजन होगी तो वॉल्यूम तो इसका 10% से भी बहुत कम गिर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू कोरोजन की वजह से। ठीक है, तो ये मैं आपको कन्वेंशन लो कॉपर एलॉय के बारे में सारी बातें मैंने बता दी, सारे फेजेस के बारे में बता दिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय। ठीक है, तो इसमें क्या है, ठीक है बेटे, तो अब हम पढ़ते हैं एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय। ठीक है, कन्वेंशनल वाला तो आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि इसमें क्या होता है कि जो सिल्वर जो होता है ना, वो इंटर मरकरी फ्रॉम सिल्वर कॉपर स्फेरिकल यूटेक्टेड पार्टिकल। अब आपको ये सिल्वर और कॉपर एलॉय नज़र आ रहा है, इससे जो है सिल्वर इंटर करता है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि सिल्वर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो यूटेक्टेड का मतलब क्या है कि ये ऐसा एलॉय है जिसमें एलिमेंट जो है कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाते हैं लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन में, और सेपरेट करते हैं डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो सिल्वर और जो टिन है वो एंटर करेंगे मरकरी में। यहाँ से जो है, यहाँ से जो एलॉय है सिल्वर और टिन का, यहाँ से क्या निकलेंगे, टिन और सिल्वर निकलेंगे, जबकि कॉपर यूटेक्टेड से कॉपर वो सिल्वर निकलेगा। ठीक है, इस तरह से वो जो है किसकी फॉर्मेशन होगी, सिल्वर टिन पार्टिकल्स की। ठीक है, बोथ सिल्वर टिन इंटर मरकरी में इंटर करेंगे और सिल्वर टिन पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या हुआ कि हमने क्या लिया था, सिल्वर टिन एलॉय था और सिल्वर कॉपर एलॉय था और मरकरी। ठीक है, मरकरी, इनको जब हमने मिक्स किया, ठीक है, जब रिएक्शन हुआ तो सिल्वर टिन बना, मरकरी टिन है, ये मरकरी टिन है जो कि कौन सा फेज़ है, गामा-2 फेज़ बना। ठीक है, और सिल्वर कॉपर फेज़ हमें दोबारा से मिला जो हमने स्टार्ट में रिएक्शन में ऐड किया था। एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय में हम कौन सा फेज़ ऐड करते हैं, सिल्वर कॉपर। ठीक है, कॉपर सिल्वर कॉपर वाला एलॉय ऐड करते हैं, इस वजह से इसे हाई कॉपर कह रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सेम इक्वेशन है, बस इसमें हमने जो है ना, पहले वाले में आपने कन्वेंशनल एलॉय में जब मैंने पढ़ाई थी ना आपको इक्वेशन और ये डायग्राम, तो उसमें हमने सिल्वर और टिन एलॉय को मिक्स किया था मरकरी में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाई कॉपर एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय पढ़ रहे, तो इसमें हमने एक और चीज़ का इजाफा कर दिया जो कि सिल्वर कॉपर एलॉय है। ठीक है, तो सिल्वर कॉपर एलॉय यहाँ पे इक्वेशन में भी इजाफा हुआ और सेम हमें सिल्वर कॉपर यहाँ पे भी मिला। ठीक है, ये सिल्वर कॉपर, सिल्वर टिन और मरकरी का जब रिएक्शन हुआ तो हमें गामा-2 फेज़ जो कि मरकरी टिन है और सिल्वर कॉपर फेज़ मिला। ठीक है, सिल्वर कॉपर यूटेक्टेड फेज़, और मरकरी सिल्वर और मरकरी फेज़ जो कि गामा-1 फेज़ है, और साथ में हमें जो है कौन सा फेज़ मिला, कॉपर और टिन, जिसे हम क्या कहते हैं, ईटा फेज़। ये ईटा फेज़ भी आपको मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम बेटे, कॉपर 6 और ये 10-5 ये वाला जो है ना, ये जो एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय में आपको दिखने को मिला, तो बेटे ये ईटा फेज़ है। ठीक है, ये ईटा फेज़ है। ये किस तरह से फॉर्म हुआ अभी बताती हूँ। जब टिन जो है ना, टिन यहाँ से जब डिफ्यूज़ हुआ टू सरफेस ऑफ सिल्वर कॉपर पार्टिकल्स में, ठीक है, इसमें जब डिफ्यूज़ हुआ तो ये इसने जो टिन ने जो है ना, टिन ने रिएक्ट किया किसके साथ, कॉपर के साथ। तो जब टिन ने कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास कौन सा फेज़ बना, ईटा फेज़ बना। ठीक है, अब ये ईटा फेज़ जो है ये अराउंड अनकंज्यूम हो जाता है किसके, सिल्वर पार्टिकल के। ये आपको नज़र आ रहा है, सिल्वर कॉपर के अराउंड एक अनकंज्यूम पार्टिकल जो है वो जाके क्या हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से ये टिन जो है डिफ्यूज़ हुआ और किसके साथ, ये टिन जो है मिला किसके साथ, कॉपर के साथ, और उसने क्या कर दिया, सराउंड कर दिया सिल्वर कॉपर एलॉय। सिल्वर कॉपर एलॉय आपको दिख रहा है, ये ईटा फेज़ से सराउंडेड है। ईटा फेज़ कौन सा है, कॉपर टिन फेज़। ठीक है, मीन ईटा फेज़ ने सराउंड कर दिया। ठीक है, तो इसका ये काम है। अच्छा,
इससे फिर उसके बाद क्या हुआ, गामा वन फेज़ क्या करता है, ईटा फेज़ का तो मैंने बता दिया कि इसने सराउंड कर दिया सिल्वर कॉपर, और ईटा फेज़ क्या है, कॉपर टिन फेज़, और किस तरह से हुआ, टिन डिफ्यूज़ कर गया, कॉपर के साथ मिला और ईटा फेज़ की फॉर्मेशन हुई और उसने सराउंड कर दिया सिल्वर कॉपर एलॉय। ये मैंने आपको बता दिया पॉइंट। अब गामा वन फेज़ जो बना था यहाँ पे, ठीक है, ये जो गामा वन फेज़ बना था इसका क्या काम है, इसका तो मैंने बता दिया ईटा फेज़ का। गामा वन फेज़ का क्या काम है, तो बेटे गामा वन फेज़ जो कि सिल्वर मरकरी फेज़ है, ये सराउंड करता है ईटा फेज़ को। अब जो ईटा फेज़ बना है ना, इसने सराउंड किया सिल्वर कॉपर को। अब इस ईटा फेज़ को कौन सराउंड करता है, गामा वन फेज़, ठीक है, जो कि सिल्वर मरकरी। अब इसने देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, इसने सराउंड कर लिया ईटा फेज़ को। ये ईटा फेज़ है और ये कौन सा फेज़ है, ये गामा वन फेज़ है। इसने सराउंड कर दिया इस ईटा फेज़ को, ठीक है, जो कि कॉपर 6 और टिन 5 फेज़ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सराउंड कर दिया गामा वन ने ईटा फेज़ को। आपको डायग्राम से भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा, गामा वन का तो मैंने बता दिया। अब गामा टू फेज़ जो है, जो कि अभी ये गामा वन फेज़ का ही बता रही हूँ। गामा वन फेज़ जो है वो साथ में क्या करता है कि एप्सिलॉन होता है कॉपर 310, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। वो विद एप्सिलॉन कोटिंग कर देता है, ठीक है, एप्सिलॉन जिसको हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, जो गामा वन फेज़ ने जो ईटा फेज़ को सराउंड कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, उससे जो है ना एप्सिलॉन कोटिंग हो गई, एप्सिलॉन कोटिंग हो गई, जो कि एप्सिलॉन फेज़ कहलाता है, जो कि कॉपर 3 और टिन फेज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन की कोटिंग हो गई उससे, ठीक है। और सिल्वर और टिन डिज़ोल्व हो गया मरकरी में, ठीक है। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी, ठीक है। और इक्वेशन याद रखनी है, एक जो मैंने आपको स्टार्ट में ही समझी, वही इक्वेशन बार बार हर स्लाइड में रिपीट हो रही है, ठीक है। तो एडमिक्स एलॉय का हो गया। एडमिक्स एलॉय में क्या क्या फेज़ बनते हैं, ईटा, एप्सिलॉन फेज़, गामा वन फेज़ आपने देखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने, अच्छा ये वाला फेज़ जो है ना, ये मैंने बताया था आपको, आई सो सॉरी बेटे, वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये गामा फेज़ है, ये आपको पता, ठीक है। और ये कॉपर टिन फेज़ है, जो कि एडमिक्स वाला बता रही थी ना मैं आपको। हाँ, ये वाला तो मैंने बता दिया, एडमिक्स वाले का तो A to Z सब कुछ हो गया है ना, मैंने समझा दिया है आपको। अब आते हैं हम सिंगल कॉम्पोजिशन हाई कॉपर एलॉय। इससे पहले हमने एडमिक्स हाई कॉपर एलॉय पढ़ा था, अब हम सिंगल कॉम्पोजिशन हाई कॉपर एलॉय पढ़ रहे हैं। तो बेटे इसमें क्या होता है, गामा स्पेयर जो कि क्या होता है, सिल्वर टिन फेज़ आपको पता है, विद एप्सिलॉन कोटिंग हो जाती है, ठीक है बेटे। तो एडमिक्स हाई कॉपर का यहाँ पे हो गया, ठीक है, कि ये गामा फेज़ था, सिल्वर कॉपर फेज़ एलॉय हेड हुआ, और मरकरी को जब हम रेक किया तो हमारे पास क्या मिला, सिल्वर कॉपर दोबारा से मिला, गामा वन फेज़ मिला, ठीक है, गामा टू फेज़, और ये हमारे पास ईटा फेज़, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गया, मैंने आपको एडमिक्स एलॉय का बता दिया। बाकी जो अभी मैं बता रही थी ना, वो सिंगल कॉम्पोजिशन एलॉय का था, जिसमें क्या होता है कि गामा फेज़ जो होता है ना, वो एप्सिलॉन की कोटिंग कर देता है। ये मैं सिंगल कॉम्पोजिशन का बता रही थी, ठीक है, सिंगल कॉम्पोजिशन का। और सिल्वर और टिन जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं मरकरी में, ठीक है, सेम सिल्वर और टिन जो है वो डिज़ोल्व हो गए मरकरी में, और एप्सिलॉन की कोटिंग सिल्वर टिन एलॉय के इर्द गिर्द हो गई, ठीक है। गामा फेज़ जो है ना, ये आपका गामा फेज़ ही है ना, सिल्वर टिन। तो ये सिल्वर और टिन के आपको दिख रहा है कि किसने कोटिंग की है, एप्सिलॉन फेज़। एप्सिलॉन फेज़ कौन सा होता है, कॉपर 3 और टिन। तो अगर मैं आपको इक्वेशन समझाऊँ तो बेटे ये सिल्वर टिन है, जो कि गामा फेज़ है, ठीक है। और इसमें हमने जो है एप्सिलॉन की कोटिंग कर दी, किसकी, एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन ने क्या कर दिया, इस गामा वन फेज़ को, जिस तरह से डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इस गामा वन फेज़ को क्या कर दिया गया है, कोट कर दिया गया है एप्सिलॉन फेज़ से। ये आपको दिख रहा है, ये कोटिंग दिख रही है एप्सिलॉन की, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मरकरी, इसको जब हमने इसको मिक्स किया तो हमें क्या मिला, मरकरी टिन, जो कि गामा टू फेज़ है। और ये कौन सा फेज़ है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, जिसने कवर किया हुआ है। और ये गामा वन फेज़ है, और ये हमारे पास कौन सा है, ईटा फेज़ है, ठीक है। तो सिंगल कॉम्पोजिशन में आपको एप्सिलॉन फेज़ देखने को मिला,
ठीक है, जबकि एडमिक्स में आपको ईटा फेस देखने को मिला था। सिंगल कॉम्पोजिशन में एप्सिलॉन ईटा फेस के साथ आपको एप्सिलॉन फेस भी देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके अपने दिमाग खोल के रखें। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, बहुत मेहनत से समझा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अच्छा, उसके बाद गामा वन फेज़ के बारे में, जो गामा वन की फेज़ के मतलब जो सिल्वर मरकरी के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और ग्रो करके जो है बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें, सिल्वर टिन पार्टिकल्स में, मीन गामा फेज़ में। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, जो गामा वन है ना, गामा वन फेज़ है, जो कि कौन सा फेज़ है, सिल्वर और मरकरी का फेज़ है। उसके पार्टिकल क्या करते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ तो आपको दिख रहे हैं ये सारे पार्टिकल्स बाइंड होना स्टार्ट हो रहे हैं गामा वन के। तो जिससे क्या हो रहा है कि वो डिज़ोल्व हो रहे हैं किसमें, सिल्वर टिन में। ये आपको दिख रहा है, सिल्वर टिन में वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, ये दिख रहा है, ये देखिए सिल्वर टिन एलॉय में वो डिज़ोल्व हो रहे हैं गामा वन फेज़। तो इस तरह से वो डिज़ोल्व हो रहे हैं और एप्सिलॉन जो है अगर मैं बताऊँ तो वो डेवलप कर रहा है क्रिस्टल ऑन सरफेस ऑफ गामा पार्टिकल्स। ये जो है गामा पार्टिकल्स जो सिल्वर टिन के पार्टिकल्स को, क्रिस्टल को डेवलप कर रहा है सरफेस पे इन दी फॉर्म ऑफ ईटा फेस। ठीक है, ईटा फेस की शक्ल में जो है ये जो है पार्टिकल डेवलप कर रहा है गामा पार्टिकल। ठीक है, जो कि सिल्वर टिन है। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये फेज़ आने का, ये जो एप्सिलॉन का मैंने बताया कि बेटे ये क्या कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है क्रिस्टल को किसकी सरफेस पे, गामा पार्टिकल की सरफेस पे क्रिस्टल को डेवलप कर रहा है और किसकी फॉर्म में, ईटा फेज़ की फॉर्म में। मतलब ये जो एप्सिलॉन फेज़ है ये पार्टिकल को डेवलप कर रहा है, जो सिल्वर टिन एलॉय है ना, इनकी सरफेस पे ईटा फेज़ को मतलब कॉपर टिन फेज़ के पार्टिकल को डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने इतना डिटेल में नहीं जाना, ये मैं आपको समझा रही हूँ एक्स्ट्रा, आपको फेजेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने सेम ये वही इक्वेशन है। ठीक है, ये ईटा फेस जो है कहाँ पे डेवलप हुआ, किसकी सरफेस पे, सिल्वर टिन की फेस में एप्सिलॉन ने डेवलप किए क्रिस्टल्स। ठीक है, ईटा फेस को। ठीक है, और गामा वन ने क्या किया कि उसके पार्टिकल ग्रो हुए, बाइंड हुए और सिल्वर टिन में जाके मिक्स हो गए। ठीक है, बाइंड हो गए, डिज़ोल्व हो गए। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता दिया था। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद क्लासिफिकेशन, बेटे ये साइड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैंने आपको समझा दिया है और आपको इसमें जो मेन चीज़ें वो पता होनी चाहिए कि किस तरह से फेजेस बन रहे हैं और क्या कर रहे हैं फेज़। डायग्राम में भी शो किया हुआ है। क्लासिफिकेशन देख लें तो बेटी क्लासिफिकेशन जो है बेस ऑन कॉपर कंटेंट की बेस पे भी है, बेस ऑन पार्टिकल शेप की बेस पे भी है, जिस तरह से मैंने बताया था, और बेस ऑन मेथड ऑफ एडिंग कॉपर। ठीक है, इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन है। तो वन बाय वन देखते हैं। कॉपर कंटेंट की बेस पे देखें तो बेटे लो कॉपर एलॉय भी होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 to 6% कॉपर होता है, और हाई कॉपर एलॉय जिसमें 6% कॉपर होता है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट होती है, इसी वजह से हाई कॉपर एलॉय कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो है ना डर होता है कि एक्सेसिव कोरोजन और एक्सपेंशन जो है, ठीक है, तो हमें डर होता है कि एक्सेसिव कोरोजन और एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने अगर कॉपर का फंक्शन, तो बेटे कॉपर का मैंने ये दोबारा से स्लाइड खोल दी है ताकि आपके जहन खुल जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपने देखा था कि ये रिड्यूस करता है टार्निश कोरोजन को, रिड्यूस करता है क्रीप को। ठीक है, इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ को, और टाइट सब करता है टिन को। ठीक है, मतलब ये गामा टू फेस को कम करता है। तो गामा टू फेस को अगर ये कम करता है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गामा टू फेस आपको पता है कि ये क्या था, वीकेस्ट और सॉफ्टेस्ट फेस था। ठीक है, और ये कोरोजन क्रिएट करवा रहा था ये गामा टू फेस। तो इस गामा टू फेस को कम से कम करवाएगा, क्योंकि कॉपर का काम ही है कि कोरोजन और टार्निश को कम करवाना। तो अब ये अगर ये गामा टू फेस, यहाँ गामा टू फेस आपको पता है कि ये वीकेस्ट फेस है और ये कोरोजन को करवाता है, तो इसको कम करवाता है कॉपर। इस वजह से ये गामा टू फॉर्मेशन, अब भी मैंने आपको दोबारा से स्लाइड इस वजह से खोली ताकि आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसी वजह से ये रिड्यूस करता है इस फेस की फॉर्मेशन को, क्योंकि ये फेस जो है एक तो वीकेस्ट फेस होता है, दूसरा ये कोरोजन को कॉज करवाता है। और कॉपर क्या करता है, रिड्यूस करता है टार्निश कोरोजन को, रिड्यूस करता है क्रीप को, इंक्रीज़ करता है स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि अच्छा अब हमें कॉपर का ये समझ आ गया। ठीक है, अब मैं
ठीक है। तो अब आपको जो बेस ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर कंटेंट है, अब आपको समझ आ गया कि अच्छा लो कॉपर एलॉय में जो है वो 4 to 6% कॉपर है मैम, ये तो समझ आ गया। हाई कॉपर एलॉय में 6% कॉपर है, और ये हम विद मैक्सिमम अमाउंट में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें डर होता है कि एक्सेसिव कोरोजन और एक्सपेंशन ना हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि गामा 2 जो वीकेस्ट फॉर्म है उसकी फॉर्मेशन होने वो हो रही थी, और वो वीकेस्ट फॉर्म क्या कर रहा था, वो कोरोजन को कॉज करवा रहा था। तो उसको कम करवाने के लिए, उस गामा 2 फेज को रिड्यूस करवाने के लिए हम कॉपर डालते हैं। क्योंकि कॉपर क्या करता है, रिड्यूस करता है कोरोजन को और एक्सपेंशन को। क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं गामा 2 फेज की वजह से कोरोजन और एक्सपेंशन ना हो जाए, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके से हमें डर होता है। तो हम क्या करते हैं, हाई कॉपर एलॉय को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें कॉपर कंटेंट ज़्यादा होता है। और भी मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दोबारा खोल के स्लाइड के ऊपर का समझाया है, तो आई होप आपको समझ आ गया। और अब जो है कि अब नाउ अगर मैं अभी की बात करूं, तो अब तो 6% से भी काफ़ी ज़्यादा कॉपर यूज़ होने लगा है। 9 to 30% कॉपर यूज़ होता है। ठीक है, 9 to 30% कॉपर, तो खुद सोचें। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल शेप की बेस पे अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं, तो लेथ कट पार्टिकल होते हैं। लेथ कट पार्टिकल में लो कॉपर में जो है न्यूट्रूडेंट एलॉय होता है। हाई कॉपर, ठीक है। देखें, पार्टिकल शेप लेथ कट पार्टिकल होते हैं ना, इर्रेगुलर शेप पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर शेप होते हैं। आपकी बुक में डायग्राम भी होगी, वो देख लें। ठीक है, उसमें क्या होता है, लो कॉपर भी होते हैं, हाई कॉपर भी होते हैं। एडमिक्स जिसमें जो है एडमिक्स पार्टिकल जो आपको पिक्चर भी होगी, जिसमें मिक्स होते हैं। स्पेरिकल जो होते हैं ना, गोल और लेथ कट, वो मिक्स होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हाई कॉपर होता है। और स्पेरिकल जो होते हैं उसमें भी लो कॉपर हाई कॉपर सेम होता है। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा होता है, बस ये याद रखें कि लेथ कट्स, एडमिक्स और स्पेरिकल होते हैं। अपनी बुक से डायग्राम देख लें। ठीक है, अब मेथड ऑफ एडिंग कॉपर की बेस पे जो वो है, वो क्या है कि वो मेथड जिसकी बेस पे हम ऐड करेंगे कॉपर को, उसकी बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है। सिंगल कॉम्पोजिशन है, सिंगल कॉम्पोजिशन लेथ कट है, सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल है, एडमिक्स लेथ कट स्पेरिकल यूटेक्टिक है। जिस तरह से मैंने बताया था कि एडमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल वो स्पेरिकल और लेथ कट पार्टिकल का। ठीक है, तो एडमिक्स में क्या आ जाता है, लेथ कट और स्पेरिकल यूटेक्टिक। और दूसरा एडमिक्स कौन सा है, लेथ कट सिंगल कॉम्पोजिशन। मतलब जो ऊपर जो 2 सिंगल कॉम्पोजिशन मैंने बताई ना, इसमें से कोई भी सिंगल कॉम्पोजिशन हो सकती है। सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल हो सकता है, सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल मीन ये दूसरा वाला। ठीक है, तो ये देख लें। अच्छा, उसके बाद सिंगल कॉम्पोजिशन लेथ कट, अब हम 1 by 1 पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। मोर मरकरी नीडेड देन स्पेरिकल एलॉय। जो सिंगल कॉम्पोजिशन लेथ कट होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मरकरी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात इरेगुलर पार्टिकल्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मरकरी आपको डालना पड़ेगा। किससे बनिस्बत किसके, स्पेरिकल एलॉय के। ठीक है, तो ये इसके मतलब डिसएडवांटेज है। हाई कंडेंसेशन फोर्स नीडेड टू ड्यू टू लेथ कट, और साथ साथ आपको हाई कंडेंसेशन फोर्स रिक्वायर्ड होगी। जाहिर सी बात है लेथ कट इरेगुलर पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज। 20% कॉपर, एग्जाम्पल इसकी ये है। ठीक है, ज़्यादा कॉपर होगा तो ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट ख़राब होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल ज़्यादा मरकरी होगा तो ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब होगा। ठीक है, तो ये जो है बस आपने बस इसमें ये याद रखना है कि भाई सिंगल कॉम्पोजिशन लेथ कट में ज़्यादा मरकरी रिक्वायर्ड होता है बनिस्बत किसके, स्पेरिकल एलॉय के। क्यों होता है, अभी मैंने बताया। एक चीज़ इर्रेगुलर है तो उसमें ज़्यादा मरकरी दरकार होगा ना, और एक चीज़ स्पेरिकल है तो उसमें कम मरकरी दरकार होगा। स्टार्ट में बताया था। और जाहिर सी बात है जब इरेगुलर पार्टिकल है तो उसमें हाई कंडेंसेशन फोर्स भी ज़रूरत होगी। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपने। और 20% इसमें कॉपर होता है, ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल में क्या होता है, इसमें स्पेरिकल पार्टिकल होते हैं। जाहिर सी बात है अब स्पेरिकल पार्टिकल होंगे, स्टार्ट में ही बताया था, तो वो आसानी से वेट हो जाएंगे मरकरी के ज़रिए, आसानी से मरकरी उसको वेट कर देगा। ठीक है, और इसमें जो है मरकरी भी कम यूज़ होता है क्योंकि स्पेरिकल शेप है, जबकि आपने लेथ कट में देखा था कि मरकरी ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें मरकरी कम यूज़ होता है। ठीक है, और ये इजीली वेट हो जाते हैं। वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उन्हें वेट करना लेथ कट पार्टिकल्स को। ये सारे डिफ्रेंशिएट मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। लेस मरकरी नीडेड। ठीक है, लेस कंडेंसेशन फोर्स, जाहिर सी बात है स्पेरिकल पार्टिकल है तो इसमें लेस कंडेंसेशन फोर्स रिक्वायर्ड होगी, जबकि लेथ कट सिंगल कॉम्पोजिशन में आपने देखा था कि उसमें हाई रिक्वायर्ड थी। ठीक है, लार्जर कंडेंसर होगा। गामा पार्टिकल S20 माइक्रोस्फेयर होंगे। ठीक है, विद एप्सिलॉन लेयर ऑन सरफेस, और एप्सिलॉन लेयर भी होगी सरफेस पे। एप्सिलॉन क्या होता है ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ मैं, एग्जाम्पल को छोड़े। अच्छा, एडमिक्स
जिसमें लेथ कट और स्पेरिकल यूटेक्टिक दोनों है, उसकी क्या कंपोजिशन में, उसमें 2/3 कन्वेक्शन लेथ कट है जो कि जिसमें 3% कॉपर है, और 1/3 जो है हाई कॉपर स्पेरिकल यूटेक्टिक जिसमें 28% कॉपर है। इसकी कंपोजिशन है और ऑल 12% कॉपर 1% जिंक है। इनिशियल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है गामा 2, ठीक है, और नो गामा 2 विद इन 2 ईयर, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। इसको बस कंपोजिशन याद रख लें। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें आपने देखा था एडमिक्स लेथकट स्पेरिकल यूटेक्टेड, और अब है एडमिक्स लेथकट सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल। सिंगल कॉम्पोजिशन स्पेरिकल इसमें क्या है, हाई कॉपर इन बोथ लेथकट एंड स्पेरिकल, मतलब दोनों में हाई कॉपर है, 90% कॉपर है। एप्सिलॉन लेयर फॉर्म होती है बोथ कंपोनेंट्स में, जो कि अच्छी बात है। 0% पैलेडियम भी ऐड होता है। पैलेडियम क्या करता है ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये साथ करके करता है, रिफॉर्म करता है ग्रेन बाउंड्रीज और गामा 1 की, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है ये चीज़ें सारी। मैन्युफैक्चर प्रोसेस क्या है बेटे, लेथ कट एलॉय, ठीक है। तो सिल्वर टिन जो है मेल्ट टुगेदर। लेथ कट एलॉय का अगर मैं बताऊं तो बेटे सिल्वर और टिन को आपने मेल्ट किया एक साथ, उसके बाद आपने उस एलॉय को कूल किया। कूल करने के बाद जब वो कूल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फेज जो होगा वो क्या हो जाएंगे, सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने हीट ट्रीट करना है इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे 8 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने ग्राइंड करना है उनको, और देन आपने जो है उनको मिल करना है 25 से 50 माइक्रोन, और हीट करना है टू रिलीज स्ट्रेसेस ऑफ ग्राइंडिंग। उसके बाद आपने जब आप ग्राइंड कर लेंगे, उसको मिल कर लेंगे, ठीक है, हीट करने के बाद, तो फिर आपने उसको क्या करना है, उसको हीट ट्रीट करना है ताकि रिलीज़ हो जाए स्ट्रेसेस जो आपने ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और मिलिंग दी होगी, ठीक है। स्पेरिकल एलॉय का क्या करना है, स्पेरिकल एलॉय में सिंपल मेल्ट करना है एलॉय को, उसके बाद एटोमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेयर फॉर्म एस पार्टिकल कूल करना है उसको, मतलब मेल्ट कर दिया एलॉय को, उसके बाद एटोमाइज कर दिया और कूल किया। साइज रेंज जो है 50 से 40 माइक्रोन होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। उसमें क्या थी 5 से 50 माइक्रोन, में 5 से 40 माइक्रोन से, ठीक है। और इसमें वैरायटी इम्प्रूव हो सकती है कंडेंसेबिलिटी, जिस तरह से आप वो करते हैं। अच्छा, मटेरियल रिलेटेड वेरिएबल्स, डायमेंशनल चेंज, ठीक है कि भाई अब मैंने आपको स्पेरिकल और मैन्युफैक्चर प्रोसेस बता दिया लेथ कट का और स्पेरिकल का, ठीक है, कि किस तरह से ये एलॉय फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें आपने हीट करना है 8 घंटे के लिए, और माइक्रोन साइज़ याद रखना है। जो भी मैंने आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ये सब याद रखना है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको स्पेरिकल एलॉय का बता दिया कि इसमें क्या करना है, ठीक है। इसमें एटमाइजेशन होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एटमाइजेशन स्पेरिकल एलॉय में होती है। माइक्रोन साइज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ बेटे मटीरियल रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायमेंशनल चेंज देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, कोरोजन देखेंगे, क्रीप देखेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। डायमेंशनल चेंज जो है, मोस्ट हाई कॉपर अमलगम अंडरगो नेट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ज़्यादा हाई कॉपर अमलगम अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें एक नेट कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन लीव्स, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ना तो वो मार्जिनल गैप, मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मार्जिनल गैप हो सकता है, और मार्जिनल गैप जब होगा तो खुद सोचे लीकेज हो जाएगी उससे, ठीक है, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा मटेरियल, ठीक है, और रिड्यूस विद कोरोजन ओवर टाइम, ठीक है, और इस तरह से ये रिड्यूस हो सकता है। तो ये डायमेंशनल चेंज का है। नेट कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से बेटे, टाइप्स ऑफ एलॉय, स्पेरिकल एलॉय हैव मोर कॉन्ट्रैक्शन, स्पेरिकल एलॉय में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्यों, क्योंकि उसमें लेस मरकरी होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन टेक्निक, ग्रेटर कंडेंसेशन होगी तो हायर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये आपको पता होने चाहिए कि ज़्यादा कंडेंसेशन करेंगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। ट्रिचुरेशन टाइम, ओवर ट्रिचुरेशन करेंगे तो हायर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओवर ट्रिचुरेशन से भी हायर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, ग्रेटर कंडेंसेशन से भी हायर कंडेंसेशन होती है, जिस वजह से हमारी डायमेंशनल चेंज मीन डायमेंशन स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। टाइप ऑफ एलॉय पे के ज़रिए किस तरह से फ़र्क पड़ता है सब कुछ बता दिया। स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ डेवलप्ड होती है। 1 घंटे में 40 to 60% मैक्सिमम होता है, और 24 घंटे में 90% मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको। स्पेरिकल एलॉय जो है वो बहुत तेज़ी से फास्टली जो है वो स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ गेन कर लेता है स्पेरिकल वाला, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है मरकरी कम होता है, ठीक है, और हायर कंप्रेशन वर्सेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है।
और वीक इन थिन सेक्शन, ये बहुत वीक होता है, जो थिन सेक्शन होता है ना, क्योंकि अनसपोर्टेड एज फ्रैक्शन हो सकता है वहाँ पे। कोरोजन, क्योंकि कोरोजन जो है रिड्यूस, जब कोरोजन होगा तो कोरोजन से क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, स्ट्रेंथ जो है अमलगम की वो कम होगी। और सील मार्जिन्स, ठीक है, लो कॉपर 6 मंथ में होगा और हाई कॉपर 6 to 24 मंथ में होगा, ठीक है। और गामा 2 फेज़ है इसमें, और इसमें ईटा फेज़ है, बस ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि लो कॉपर में 6 मंथ और इसमें जो है हाई कॉपर में 6 to 8 मंथ हो सकता है, इसमें ईटा फेज़ होगा, उसमें गामा 2 फेज़ होगा, ठीक है। और क्रीप क्या है बेटे, स्लो डिफॉर्मेशन ऑफ अमलगम प्लेस अंडर अ कांस्टेंट लोड। और ये चैप्टर 2 में ही बताया कि बेटे स्लो डिफॉर्मेशन जब होगी ना, यहाँ पे तो हम अमलगम की बात कर रहे हैं, इस वजह से अमलगम कब लिखा हुआ है कि स्लो डिफॉर्मेशन जब क्रीप किस तरह से होगी, जब अमलगम की स्लो डिफॉर्मेशन होगी, एक कांस्टेंट लोड लग रहा है उस पर और स्लो 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 वो टूटता जा रहा है, स्लो डिफॉर्मेशन होती जा रही है, तो वो क्रीप है। लोड लेस देन नेसेसरी टू प्रोड्यूस फ्रैक्शन, ठीक है, लोड कम से कम होना चाहिए कि भाई वो प्रोड्यूस ना कर सके फ्रैक्शन को। ग्रामा 2 जो है ना वो ड्रामेटिकली अफेक्ट करता है क्रीप रेट को, क्योंकि आपको पता है कि गामा 2 फेज़ जो वीकेस्ट फेज़ है, अभी आपको बताया सॉफिस्ट फेज़ है, तो इस वजह से वो क्रीप रेट को बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है। स्लो स्ट्रेन रेट प्रोड्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अलाउ गामा 1 ग्रेन टू स्लाइड, कोरिलेट विद मार्जिन ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। हाई कॉपर अमलगम हैव क्रीप रेजिस्टेंस होगी, आपको पता है कि हाई कॉपर होगा तो क्रीप रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाई कॉपर क्या करेगा, गामा टू की फॉर्मेशन को कम से कम करेगा, गामा 2 की फॉर्मेशन कम करेगा, मीन कोरोजन उसमें कम करवाएगा, क्योंकि गामा 2 कोरोजन क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो हाई कॉपर में क्या होगा कि प्रिवेंशन हो जाएगी गामा 2 फेज, ठीक है। और रिक्वायर्ड मोर देन 12% कॉपर टोटल सिंगल कॉम्पोजिशन में, ईटा फेज एम्बेडेड इन गामा 1 ग्रेन, तो वो इंटरलॉक कर देगा, ठीक है। एडमिक्स में ईटा फेज होता है और अराउंड किसके अराउंड होता है, सिंगल कॉम्पोजिशन में तो ईटा फेज इम्बीड होता है गामा 1 ग्रेन में, इंटरलॉक हो जाता है। एडमिक्स में ईटा फेज जो है वो अराउंड सिल्वर कॉपर पार्टिकल हो जाए और वो इम्प्रूव करता है बाइंडिंग इसकी गामा 1 की, ठीक है। तो इस तरह से जो है हाई कॉपर अमलगम जो है क्रीप रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, डेंटिस्ट कंट्रोल वेरिएबल्स मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, कि भाई जिससे ज़्यादा ट्रिचुरेशन करेंगे तो हायर कंट्रैक्शन फेस करनी पड़ेगी, कंडेंसेशन ज़्यादा करेंगे तो हायर, ये सब बता दी, बर्निशिंग पॉलिशिंग ये सब डेंटिस्ट कंट्रोल वेरिएबल्स है। ट्रिचुरेशन मिक्सिंग टाइम देख लें, रेफर टू मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन, जो मैन्युफैक्चर रिकमेंड किया है उसी पे करना है। ओवर टिचुरेशन हॉट मिक्स होगा, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है हॉट हो जाएगा। और डिक्रीज वर्किंग और सेटिंग टाइम, जितना ज़्यादा आप ओवर टिचुरेट करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका जो वर्किंग टाइम है और जो सेटिंग टाइम है वो कम से कम होगा, ठीक है। आप अपने लिए फिर मुश्किलात खड़ी करेंगे और वो मिक्स भी आपका बहुत हॉट होगा। और अंडर टिचुरेशन से क्या होगा कि ग्रेनी और क्रम्बली मिक्स होगा, ठीक है, जिस तरह से आपको दिख रहा है। और ये देखिए ये आपने ओवर टिचुरेशन कर दिया है तो ये बिल्कुल जो है ना एक स्टिक्स टू कैप्सूल बन गया है और एक हॉट मास बन गया है। तो इससे वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम भी कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा, स्लाइड इंक्रीज इन सेटिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। वो पहले ही बताया था मैंने। अंडर टिचुरेशन ग्रेनी, आपको दिख रहा है ग्रेनी और क्रम्बली मिक्स बन रहा है क्योंकि आपने सही से टिचुरेशन ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें कंडेंसेशन में देख लें, फोर्स लेथ कट एलॉय में स्मॉल कंडेंसर से करते हैं, ठीक है, स्मॉल कंडेंसर अप्लाई करते हैं और हाई फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि लेथ कट में हाई फोर्स की नीड होती है, इरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं ना उसके। स्पेरिकल में लार्ज कंडेंसर, देखिए ये बात याद रखेगा कि लेथ कट में हाई फोर्स रिक्वायर्ड होती है और स्मॉल कंडेंसर से अप्लाई किया जाता है। देखिए स्पेरिकल एलॉय में लार्ज कंडेंसर होता है और लेस सेंसिटिव टू अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। ये बात या वर्टिकल लेटरल विद वाइब्रेटरी मोशन किया जाता है। एडमिक्स में इंटरमीडिएट हैंडलिंग की जाती है बिटवीन लेथ कट और स्पेरिकल, मतलब इसमें इंटरमीडिएट की जाती है, जबकि लेथ कट में ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाती है। स्पेरिकल में लेथ कट में स्मॉलर कंडेंसर यूज़ किया जाता है, स्पेरिकल में लार्ज कंडेंसर यूज़ किया जाता है। एडमिक्स में जो है इंटरमीडिएट हैंडलिंग की जाती है बिटवीन लेथ कट एंड स्पेरिकल। बर्निशिंग देखें, प्री कार्व होता है कि रिमूव एक्सेसिव मरकरी,
ठीक है, कि आपने रिमूव कर दी जो एक्सेस मरकरी थी उसको आपने रिमूव कर दी। उसके बाद आपने इम्प्रूव कर दी मार्जिन एडेप्टेशन को। और ये प्री कार्व है, मतलब जिस तरह प्री मतलब पहले आपने जो कार्व करी, जैसे ही आपने उसको वो किया, कैविटी को फिल किया, उसके बाद आपने प्री कार्व किया कि भाई जो एक्सेस मरकरी है उसको मैं हटा दूँ, ठीक है, इम्प्रूव कर दिया आपने मार्जिन एडेप्टेशन। और पोस्ट कार्व मतलब इम्प्रूव स्मूथली, मतलब बाद में। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, वो आप स्मूथनेस के लिए करते हैं कि स्मूथ हो जाए, ठीक है। और कंबाइन करेंगे तो वो लेस लीकेज ये सब छोड़ दें। अर्ली फिनिशिंग आफ्टर इनिशियल सेट, मतलब जैसे ही वो सेट हुआ होगा इनिशियली तो उसे जो है प्रॉफी कप विद प्यूमाइज प्रोवाइड इनिशियल स्मूथनेस, इससे करते हैं, ठीक है। प्रॉफी कप विद प्यूमाइज जो है ना उससे, और वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है इनिशियल स्मूथनेस, जो रेस्टोरेशन आपने की होती है ना, जो फिलिंग की होती है अमलगम से उसको। और रिकमेंड होता है फॉर स्पेरिकल अमलगम, ये रिकमेंड होता है, ये इनिशियल फिनिशिंग के लिए है। पॉलिशिंग जो है वो इंक्रीज़, जाहिर सी बात है पॉलिश करेंगे तो सरफेस क्या हो गई, देखो चमक गई ना, इंक्रीज़ हो गई स्मूथनेस। और प्लाक रिटेंशन भी उसमें कम हो जाएगी, प्लाक नहीं फंसे वो होगा, कोरोजन भी कम हो जाएगी, और क्लिनिकली भी इफेक्टिव होगा। नो इम्प्रूवमेंट मार्जिनल इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एलॉय सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, हैंडलिंग करेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिकल फिजिकल बॉडी, कैनिकल परफॉर्मेंस को छोड़ दें। हैंडलिंग कर वही के स्पेरिकल एडवांटेज क्या है कि इजी टू कंडेंस हो जाएगा, ठीक है, और हार्ड एंड रेपिडेटली बहुत तेज़ी से हार्ड हो जाएगा, और स्मूथर पॉलिश भी होगा ये, ठीक है, स्पेरिकल की है एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है कि डिफ़िकल्ट टू अचीव टाइट कॉन्टेक्ट्स, बहुत टाइट कॉन्टेक्ट्स जो है बहुत मुश्किल से अचीव होते हैं इसमें। और हायर टेंडेंसी होती है ओवर हैंग्स की, मतलब जो ओवर हैंगिंग होती है ना रिस्टोरेशन की, उसकी हाई टेंडेंसी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आते हैं हम एडमिक्स में, क्या है एडमिक्स की एडवांटेज ये है कि इजी टू अचीव टाइट कॉन्टेक्ट्स, देखिए इसमें इजी टू अचीव हो जाते हैं जो टाइट कॉन्टेक्ट्स है ना, जबकि स्पेरिकल में नहीं हो रहे थे, और इसमें गुड पॉलिश होता है। डिसएडवांटेज का है कि ये हार्ड एंड स्लोली, जबकि आपने देखा था कि स्पेरिकल बहुत तेज़ी से हार्ड हो जाता है, जबकि एडमिक्स बहुत स्लोली होता है, ठीक है, और इसमें जो है लो अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। अमलगम प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी, तो बेटे ये खुद आप पढ़ सकते हैं कि लो कॉपर में जो है 1 आवर में इतनी होती है, 7 डेज में इतनी होती है, एडमिक्स में सिंगल कॉम्पोजिशन में इतनी होती है, क्रीप इतना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है, तो आप खुद पढ़ लें, ठीक है। सर्वे ऑफ प्रैक्टिस टाइम अमलगम यूज़र जो है इतने ज़्यादा है, ठीक है, मतलब अमलगम जो है वैसे तो अब बैन कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान में तो अब भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 68% यूज़र है और 32% जो है फ्री है। बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ दें, ठीक है, बस इतना ही था। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ये डेंटल अमलगम का चैप्टर हमारा एंड हो गया। अगर आपको हमारे डीएम सेशन में इनरोल होना है तो बेटे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।